हम लोग चर्चा कर रहे हैं महाकवि कालिदास की। महाकवि कालिदास जिसने भारत को सही अर्थों में भारत के रूप में देखा, हम उन्हीं कालिदास के काल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हमने अग्निमित्र के समकालीन होने के मत का प्रतिपादन किया और उसका खंडन किया, यह कहकर कि अग्निमित्र के समकालीन नहीं हो सकते महाकवि कालिदास। उसके बाद हमारे पास दो मत बचे रह जाते हैं। एक मत है जिसमें कि 50 ईस्वी पूर्व के आसपास, 57 ईस्वी के पूर्व के आसपास महाकवि कालिदास को माना जाता है, और दूसरा मत है गुप्तकाल, जिसकी चर्चा बाद में करेंगे। हम अभी विक्रमादित्य समकाल के समकालीन होने की चर्चा करते हैं, जिसमें ईसा पूर्व विषयक मत का प्रतिपादन किया गया है। इतिहासकारों के एक वर्ग का यह मानना है कि 50 ईस्वी पूर्व विक्रमादित्य नामक कोई राजा हुए थे। ऐसा स्पष्ट संकेत अभी तक प्राप्त नहीं होता। ये महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के मित्र थे। यदि विक्रमादित्य नामक राजा हुए तो निसंदेह उनके मित्र हो सकते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले विक्रमादित्य नामक राजा का अन्वेषण करना पड़ेगा इतिहास में। तब जाकर के यह सिद्ध होगा कि यह विक्रमादित्य के मित्र थे या विक्रमादित्य के समकालीन थे या उस काल में थे। इस मत के पीछे जो प्रबल धारणा है वह है विक्रमोर्वशीयम को लेकर के, कि विक्रमोर्वशीयम में विक्रम पद का प्रयोग है तब जबकि उस नाटक के नायक का नाम पुरूरवा है। जैसे मालविकाग्निमित्रम नाटक के नायक का नाम अग्निमित्र है तो नामकरण में अग्निमित्र डाला गया, तो उसी प्रकार यहां पर विक्रमोर्वशीयम में भी पुरूरवस जो भी है, पुरूरवा नाम से जो अर्थ बन सकता था, जो नाम बनाया जा सकता था, वो उर्वशीय करके वो नाम बनाया जा सकता था। लेकिन महाकवि कालिदास ने वहां पर विक्रम शब्द का प्रयोग किया है। उसी में ऐसा माना जाता है कि विक्रम के पिता महेंद्रादित्य थे, यानी जो विक्रमादित्य नामक राजा हुए थे उनके पिता का नाम महेंद्रादित्य था। और वो इस आधार पर, इस तर्क के आधार पर यह बातें स्थापित की जा रही है कि विक्रमादित्य के पिता का नाम महेंद्रादित्य था। वो इसलिए कि चित्ररथ नामक एक चरित्र है जो कि इंद्र का संदेश लेकर के आया है, और उस इंद्र के संदेश के स्वागत में जो उनके स्वागत से जो उनकी जो बातें निकल कर आई है, उसमें एक वाक्य प्रयोग करते हैं, संवाद है कि दृष्ट्या महेंद्रोपकार पर्याप्तेन विक्रम महिम्ना वर्धते भवान। अब आप देखें यहां पर कि महेंद्रोपकार पर्याप्तेन विक्रम महिम्ना, अगर महेंद्र और विक्रम इन दोनों शब्द को हम प्रॉपर नाउन समझ लें, संज्ञा पद समझ लें, नामवाचक समझ लें, व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ लें, तब तो एक बात निकल कर आती है कि चलो महेंद्र नामक कोई व्यक्ति होगा और विक्रम नामक एक कोई अन्य व्यक्ति होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस माध्यम से कोई संकेत है। अब यहां पर है कि महेंद्रोपकार पर्याप्तेन, महेंद्र यानी यहां पर भगवान इंद्र, उस इंद्र के पर्याप्त उपकार के द्वारा, और कैसा उपकार, किस प्रकार का पर्याप्त उपकार, उनके पराक्रम की महिमा से, विक्रम यानी पराक्रम, अर्थात भगवान इंद्र के पराक्रम की महिमा से आप जो है वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये तो सामान्य साहित्य परक अर्थ है, डिक्शनरी परक अर्थ है। लेकिन इतिहासकार या साहित्यकार या संस्कृत विशेषज्ञ के एक पक्ष ने इन दोनों नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा मान करके और अपने से वह संबंध बना करके कि विक्रम के पिता का नाम महेंद्र था तो ये विक्रमादित्य, इसलिए महेंद्रादित्य। जबकि सामान्य इतिहास में, भारतीय इतिहास का यदि वंश वृक्ष बनाया जाए अप टू 2025 तक, और अगर हम प्रारंभ करें उस 10 राजा जो ऋग्वेद में वर्णित है वहां से लेकर के अगर वंश वृक्ष हम तैयार करें, तो भी कहीं विक्रमादित्य और महेंद्रादित्य नामक राजा हमें प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए जब आधार ही नहीं है तो उस पर हम तर्क कैसा खड़ा करें।
तो विक्रमादित्य का मित्र होना, विक्रमादित्य का समकालीन होना या विक्रम के दरबार में होना, यह तर्क ही खंडित हो जाता है। हम भावना में भले ही इसे स्वीकार कर लें, लेकिन व्यवहार में यह कहीं भी व्यवस्थित नहीं होता कि महेंद्रादित्य और विक्रमादित्य नामक कोई राजा था। अस्तु, इतिहास में कभी ऐसा नहीं कहा जाता कि ऐसा था, ऐसा है, ऐसा होगा। हम संभावना करते हैं, इसलिए उस संभावना को हम निर्मूल नहीं करते कि हो सकता है कि महेंद्रादित्य हुए हों, हो सकता है विक्रमादित्य हुए हों, लेकिन हमारे पास उपलब्ध स्रोत ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें इन दोनों को हम सिद्ध कर सकें। लेकिन प्रश्न है कि ईस्वी पूर्व में हुए कि नहीं। ऐसे कई तर्क देते हैं, कई ऐसे सिद्धांत दिए जाते हैं कि ये 57 ईस्वी पूर्व में हुए थे, 50 ईस्वी में पूर्व में हुए थे, क्योंकि विक्रम नामक राजा के नाम पर विक्रम संवत चला और उसी विक्रम संवत चलाने वाले राजा के समकालीन थे, इसलिए ये भी विक्रमादित्य के समकालीन हुए, विक्रम के समकालीन हुए, जो कि ईस्वी पूर्व में थे। मित्रों, ये सत्य है कि हमारी जो तिथि गणना है, हमारी जो संवत है, उस परंपरा में एक संवत है विक्रम संवत। लेकिन आश्चर्य यह है कि यह विक्रम संवत इतना भ्रामक है कि भारत सरकार ने इसे स्वीकृति नहीं दी। भारतीय संविधान विक्रम संवत को स्वीकार नहीं करता, भारतीय संविधान शक संवत को स्वीकार करता, जिसका काल 78 ईस्वी है। अब यह 78 ईस्वी जो है, यह शक संवत को स्वीकृति है और विक्रम संवत को स्वीकृति नहीं है, क्योंकि विक्रम संवत का सर्वप्रथम प्रयोग हमें 9वीं 10वीं शताब्दी में प्राप्त होता है, धौलपुर के अभिलेख में प्राप्त होता है। उससे पहले इसका उल्लेख नहीं प्राप्त होता। इसका उल्लेख हमें मालव संवत के रूप में प्राप्त होता है, जिसका कि हम प्राप्त करते हैं जो दशपुर पट्टवाय श्रेणी का अभिलेख है। उसमें जो कुमारगुप्त के काल में आने वाला जो एक वीवर्स गिल्ड है, जो एक पट्टवाय श्रेणी है, वे जो कारवा में आते हैं और वो जो एक पूरा का पूरा उस काल का वर्णन करते हैं साहित्य में, तो उसमें मालव संवत का प्रयोग है। कहीं भी विक्रम संवत का प्रयोग हमें 10वीं शताब्दी तक प्राप्त नहीं होता। यह एक दुखद आश्चर्य है और हम इसे एक विक्रम संवत मान करके चलते हैं। यह सत्य है, इसमें कोई दोष नहीं है। वही मालव संवत विक्रम संवत है जो इतिहास में पैरेलल है, समान है। पैरेलल भी नहीं है, समान है, एक है। लेकिन विक्रम संवत इस प्रकार के स्पेलिंग से युक्त जो प्रयोग कहीं भी सर्वप्रथम प्राप्त होता है, वो तो धौलपुर के अभिलेख में प्राप्त होता है, उससे पूर्व हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। एक बात यह है। दूसरा पक्ष, जब हम विक्रमादित्य से जोड़ते हैं तो भारतीय इतिहास यह स्वीकार करता है कि कतिपय ऐसे राजा हुए जिसने विक्रम की उपाधि धारण की थी और वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने की परंपरा चली है। उसी में एक नाम आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश के शासक थे, समुद्रगुप्त के पुत्र थे, कुमारगुप्त के पिता थे और जिनका काल, जो काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, वे उस काल के चंद्रगुप्त हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, शकारी की उपाधि धारण की थी। तो हम जब उसमें आएंगे तो इस संबंध को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। अभी मूल विषय है उसे ईस्वी पूर्व में देखना कि कहां तक जा सकते हैं ईस्वी पूर्व। जो संकेत है वह संकेत अग्निमित्र के साथ अगर जोड़ें तो ईस्वी पूर्व बनता है। अगर हम भास के साथ जोड़ें और भास का काल 2nd और 3rd सेंचुरी एडी ईस्वी माने, या विक्रमोर्वशीयम या अश्वघोष का समकालीन माने और अश्वघोष के बाद माने, तो इन तीनों सिद्धांतों के आधार पर महाकवि कालिदास ईस्वी पूर्व के नहीं होते और ना ही उनके काव्यों में इस प्रकार का संकेत प्राप्त होता है जिस संकेतों को ग्रहण करके, केवल ये विक्रमोर्वशीयम वाले संकेतों को छोड़ करके, कि जिसको ग्रहण करके हम कहते रहें कि महाकवि कालिदास ईस्वी पूर्व में हुए। ये ठीक उसी प्रकार है कि मेघदूतम में 2-4 पद्यों में उज्जैनी का वर्णन करके एक विशेषज्ञ विद्वान ने महाकवि कालिदास को उज्जैनी का ठहरा दिया, जो कि नहीं है, सत्य नहीं है। महाकवि कालिदास उज्जैनी के नहीं थे।
लेकिन भावना में आकर के हम क्या करते हैं कि जैसे ही ABCD कोई समानता मिलती है, हम एक संस्था खड़ा कर लेते हैं, हम एक नैरेटिव सेट कर लेते हैं और उनको उस जगह का हम मान करके उनके उस सम्मान में उस जगह को एक प्रतिष्ठापित कर देते हैं। इसका यह कतई अर्थ नहीं कि हम उज्जैनी की महिमा, उज्जैनी की गरिमा, उज्जैनी के वैभव के ऊपर में किसी प्रकार का संदेह कह रहे हैं। मेरा केवल तर्क यह है कि महाकवि कालिदास उज्जैनी के नहीं थे, बस, इससे अधिक कुछ नहीं। वे कभी भी उज्जैनी के नहीं थे, ना उज्जैनी के हो सकते हैं। केवल मेघदूतम के 2-4 पद्यों के, तब तो पूरा का पूरा जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें एक विशिष्ट प्रदेश का वर्णन है। अगर हम विक्रमोर्वशीयम देखें तो वहां प्रतिष्ठान प्रदेश का वर्णन है। अगर अग्निमित्र को हम पकड़ें तो वो पाटलिपुत्र के थे, तब तो महाकवि कालिदास पाटलिपुत्र के हो गए। ऐसा नहीं होता कि एक ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के आधार पर उस व्यक्ति विशेष को हम वहां का कर दें। महाकवि कालिदास ने जिस प्रकार समुद्र का वर्णन किया है रघुवंशम के 13वें सर्ग में, तो आसानी से या तो उनको हम तमिलनाडु का कह सकते हैं, या हम केरल का कह सकते हैं, या उनको श्रीलंका का कह सकते हैं, क्योंकि उससे सुंदर वर्णन तो उज्जैनी का नहीं ही है। या जिस प्रकार उसी रघुवंशम में उन्होंने 4 पद्यों में गंगा यमुना संगम वर्णन का वर्णन किया है, वो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो वहां पर नित्य प्रति उस संगम की गरिमा और महिमा को समझता हो। तब तो महाकवि कालिदास प्रयागराज के होते हैं। इसलिए हमें विमर्श करना चाहिए, इस सिद्धांत पर चलना चाहिए कि महाकवि कालिदास उज्जैनी के थे या नहीं। ठीक उसी प्रकार 1-2 संकेत मात्र से किसी भी व्यक्ति को हम उस काल का नहीं मान कर चलते हैं, जब तक कि ऐतिहासिक अन्य साक्ष्य उसके समर्थन में हमें ना मिल जाएं। मैं आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करता हूं। हम कह सकते हैं कि हो सकते हैं कि ईसवी पूर्व में हुए हों, लेकिन उस ईसवी पूर्व वाले मत से अधिक कहीं व्यापक, दृढ़, मजबूत अगर तर्क हमें किसी अन्य काल का मिलता है तो हम उस काल के समर्थन में रहेंगे, ये मानते हुए, कहते हुए कि संभवतः महाकवि कालिदास इस समय में हुए थे। हम आप सभी जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित जो शुरू में जो प्रथम अंक की प्रस्तावना में केसर वृक्ष का वर्णन है, उस केसर शब्द को पकड़ के महामहोपाध्याय पंडित लक्ष्मीधर कल्ला ने महाकवि कालिदास को कश्मीर प्रदेश का सिद्ध किया। तो चीज यहां पर जब हम विमर्श में आते हैं, अकादमिक विमर्श में होते हैं, तो हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए। हमें कल्हण को अपना आदर्श बनाना चाहिए, जो कहते हैं कि राग द्वेष बहिष्कृत होकर के, अर्थात राग द्वेष रहित होकर के हमें इतिहास में जाना चाहिए, इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। ना तो उज्जैनी के मानने से कोई विशिष्ट लाभ होता है, ना ही उज्जैनी के मानने से कोई विशिष्ट हानि होती है। हाँ, एक जरूर है कि हमारा भूगोल और हमारा इतिहास उससे जरूर व्यवस्थित होता है अगर हम कालिदास को किसी एक काल और किसी स्थान विशेष का मानते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कालिदास के काल विषयक मत की, और हम यहां पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कदाचित महाकवि कालिदास ईसवी पूर्व नहीं हुए थे, क्योंकि भास के विषय में भी तब हमें ईसवी पूर्व ले जाना पड़ेगा। और जिस प्रकार के ईसवी पूर्व की हम चर्चा करते हैं और जिस प्रकार उनके काव्यों में चरित्रों के नामों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, उस आधार पर जिस प्रकार की लोक संस्कृति प्राप्त होती है उनके काव्यों में, उस आधार पर हमें भास आदि को ईसा पूर्व के बाद का ठहराना होता है। तो यह दृष्टि यहां पर बनती है। अब जो आखिरी और सर्वाधिक प्रचलित और कह सकते हैं कि एक प्रकार से स्वीकृत मत है, वह है गुप्त काल का मत। अलग अलग ढंग से लोगों ने इनके तर्क को लेने की कोशिश की है। एक शब्द है कि महाकवि कालिदास ने अपने एक महाकाव्य की रचना की, जिस महाकाव्य का नाम है कुमार संभवम। मित्रों, आप लोग सभी जानते हैं कि कुमार संभवम के बारे में एक प्रश्न होता है कि इसका नाम कुमार संभवम क्यों रखा गया, क्यों नहीं इसका नाम पार्वती परिणय नाम रखा गया, या क्यों नहीं इसका नाम तारकासुर वध रखा गया, जबकि कुमार नामक चरित्र प्रमुख चरित्र, प्रधान चरित्र के रूप में, ठीक है, कई लोगों का मानना है कि कुमार संभवम का जो नायक है वो कार्तिकेय है, लेकिन उसे कहीं सुंदर और व्यापक वर्णन भगवान शिव का है। तो क्यों नहीं शिव पार्वती परिणय रख दिया गया? यह कुमार संभवम नाम क्यों रखा गया?
क्योंकि कार्तिकेय के लिए उन्होंने कुमार शब्द का प्रयोग किया है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कार्तिकेय के लिए महाकवि कालिदास से पूर्व क्या कहीं कुमार शब्द का प्रयोग है? अगर है तब तो ये मतहीन हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि कार्तिकेय के लिए कुमार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महाकवि कालिदास ने ही किया है, और तब जाकर के कुमार शब्द का अर्थ कार्तिकेय बनता है, और तब कुमार संभवम का अर्थ होता है कार्तिकेय संभवम, अर्थात कार्तिकेय का जन्म या कार्तिकेय की उत्पत्ति, जो कि हम 8वें सर्ग में पाते हैं। अब मूल रूप से यहां पर इसके साथ एक और ब्याज है, एक संकेत है, जिसको कहते हैं कि ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, वो है कुमार। कुमार शब्द का एक अर्थ है पुत्र, तो पुत्र की उत्पत्ति, पुत्र का जन्म, अर्थात शिव और पार्वती के पुत्र का जन्म। यहां पर भी एक और परेशानी आ जाती है कि डायरेक्टली जो कार्तिकेय हैं वो पार्वती के पुत्र नहीं है, क्योंकि कार्तिकेय तो कृत्तिका का पुत्र है। माता पार्वती ने कार्तिकेय का भरण पोषण किया है धात्री रूप में। मैं कालिदास की ओर केवल इशारा कर रहा हूं, मैं किसी भी उस प्रकार की पौराणिक कहानी में नहीं जा रहा, मैं केवल महाकवि कालिदास के द्वारा जो कार्तिकेय का जिस रूप में वर्णन है मैं उसकी ओर इशारा कर रहा हूं। और चूंकि कृतिकाओं के पुत्र हैं कार्तिकेय, ये पुत्र, इसीलिए इसका नाम कृतिका से कार्तिकेय पड़ा। महाकवि कालिदास ने उनके लिए अपने नाम में, काव्य के नाम में कुमार शब्द का प्रयोग किया, पुत्र की उत्पत्ति। लेकिन ठीक इसी समय एक और अर्थ चल रहा होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र का नाम है कुमार गुप्त। तो कुमार गुप्त के जन्म के ब्याज में एक ही साधे सब सधे, या एक ही से दो काम सीधा करना, कि कुमार से कुमार गुप्त की ओर भी संकेत हो गया और कुमार से कार्तिकेय की ओर भी संकेत हो गया, और इसलिए कुमार संभवम नाम चल पड़ा, कुमार संभवम नाम कर दिया गया। अन्यथा समस्त काव्य के परिदृश्य में कुमार संभवम एक ऐसा रूप है, नाम, जो कि उस काव्य के काव्यत्व की ओर इशारा करता प्रतीत नहीं होता। तब जबकि 8वां सर्ग अपने आप में एक कंट्रोवर्सी बन जाती है, और उसके बाद की रचना को यही इतिहासकार कालिदास की रचना नहीं मानते, जबकि मैं कहता हूं कि महाकवि कालिदास ने 17 के 17 सर्गों की रचना की है कुमार संभवम की। अब इनके पक्ष में देखें कि गुप्त काल के पक्ष में क्या तर्क है। तो जो एक तो पहला तर्क यही है कि कुमार संभवम, कुमार अर्थात कुमार गुप्त की उत्पत्ति के ब्याज में कार्तिकेय को केंद्र बिंदु में रख करके कुमार संभवम नामक काव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की। इससे अब और क्या है कि एक और पक्ष मिलता है कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, और ऐसे कई बोध हैं। खास करके जब आप रघुवंशम के 18वें सर्ग में पढ़ेंगे तो वहां पे समुद्र और चंद्र लेकर के एक ही पद्य में समुद्र और चंद्र का उल्लेख है कि समुद्र के सामने चंद्र की जो है जो वृद्धि, जो जब बाढ़ आता है उसमें ये होता है, तो चंद्र में जो कीर्ति आती है। तो समुद्र से समुद्रगुप्त की ओर हम संकेत ग्रहण करते हैं, और चंद्र से चंद्रगुप्त द्वितीय की ओर संकेत ग्रहण करते हैं। और ये वही चंद्र है जिस चंद्र का उल्लेख हम मेहरौली के इंस्क्रिप्शन में पाते हैं, जहां पर कि चंद्र नाम शब्द है, चंद्राह्वेन शब्द है वहां पर। तो वहां पर भी देखिए और मैं यह भी कहता हूं यहीं से संकेत लेकर के कि मेहरौली के अभिलेख जो हैं, उस अभिलेख का कर्ता, जिनके कर्ता का नाम नहीं है, महाकवि कालिदास ने उन तीनों पद्यों की रचना की है। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय के अनंतर उस विजय में इस मेहरौली के अभिलेख, जिसे हम कहते हैं लौह, जो आयन पिलर है, लौह स्तंभ है, उसकी स्थापना की। उस लौह स्तंभ में उस चंद्रगुप्त की कीर्ति का वर्णन है, और महाकवि कालिदास ने उन तीनों पद्यों का वहां पर निर्माण किया है। और तीनों पद्यों में आप संकेत प्राप्त करेंगे कि इनडायरेक्टली समुद्रगुप्त, चंद्र और कुमारगुप्त की ओर संकेत है। तो इस रूप में भी हम कहते हैं कि महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। महाकवि कालिदास, एक और पक्ष आता है कि महाकवि कालिदास ने अपने साहित्य में पुनः पुनः गुप धातु,
ये जो गुप्त धातु है उसका प्रयोग किया है। और इससे ऐसा लोगों का मानना है कि यह एक भावनात्मक पक्ष है कि महाकवि कालिदास ने अपनी आश्रयी राजा की ओर उसमें संकेत दिया है और अपने आश्रयी राजा का उन्होंने स्मरण किया है। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये जो गुप्त है, गुप्त धातु से ही गुप्त बना है, तो उसकी ओर इशारा किया है। इसी प्रकार से जो हम जब रघुवंशम आदि वर्णन करते हैं और जो गुप्तकालीन मंदिर पाते हैं, तो उन गुप्तकालीन मंदिरों का स्वरूप जो है वो कालिदास के साहित्य में वर्णित मूर्तियों से मेल खाता है। चाहे वो नाभि प्ररूढ़ाम्बुरुहासनेन, रघुवंशम 13वां सर्ग, जिसमें कि भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है कमल पे, वो जो वर्णन है उस प्रकार का वर्णन हमें गुप्तकालीन मंदिरों के मूर्तियों में हमें दिखता है। ऐसी मूर्तियां हमें बनाई हुई दिखती है जिसको कि हम पद्मनाभ कहते हैं। तो रघुवंश में हम पद्मनाभ का वर्णन पाते हैं। और भी कई ऐसे, अगर आप यज्ञ संस्कृति देख लें, जो हमारे पास जो सामुद्रिक शास्त्र है उसका प्रभाव देखें, वर्ण आश्रम धर्म का प्रभाव देखें, जो समृद्धि काल जिसे कहते हैं, वो महाकवि कालिदास के काव्यों से वह समृद्धि झलकती हुई दिखाई पड़ रही है। और यही कारण है कि इतिहासकारों का एक पक्ष चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानते हैं कालिदास को। मित्रों, अगर मैं इस पर अपनी टिप्पणी करूं तो कदाचित मेरा भी जो झुकाव है वो इसी मत के प्रति है, और मैं भी ऐसा मानता हूं कि महाकवि कालिदास गुप्तकालीन थे, तब तक जब तक कि कोई और अधिक इसमें हमारे पास शोध में कोई और प्रमाण उपलब्ध नहीं हो जाते जो कि इस मत के विरुद्ध में जाता हो। लेकिन सामान्य रूप से ये 3-4 विमर्श हैं जो कालिदास के काल को लेकर के हमारे मध्य प्रचलित हैं, और उन्हीं में से जो सर्वाधिक समर्थित अथच कह सकते हैं कि कतिपय विद्वत वर्गों में स्वीकृत मत जो है वह गुप्त काल है। तदनुसार महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसी विक्रमादित्य की उपाधि के केंद्र में उन्होंने विक्रमोर्वशीयम के जो प्रारंभिक नाटक है उस नाटक की रचना की थी, और वहां पर उसी विक्रम को मानो एक में उन्होंने विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय को स्मरण किया, और दूसरे में उनके पुत्र कुमारगुप्त, क्योंकि कुछ काल के लिए महाकवि कालिदास कुमारगुप्त के भी काल में रहे थे। तो इस रूप में हम पाते हैं कि ये दोनों जो है उनका स्मरण अपने काव्य के माध्यम से दोनों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, कुसुमांजलि समर्पित की महाकवि कालिदास ने। तो इसका निष्कर्ष हम इस रूप में लेते हैं कि महाकवि कालिदास कदाचित परहैप्स गुप्त काल के थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के कंटेम्पररी थे। इसके बाद प्रश्न उत्पन्न होता है इनके स्थान का, कि ये किस जगह के थे। 4 प्रसिद्ध मत मिलते हैं, और चारों मतों में एक प्रकार की रस्साकशी है, एक खींचतान है। ये कहां के माने? हर प्रदेश के लोग अपनी जगह पे खड़े होके कहते हैं ये मेरे यहां थे। उज्जैनी, उत्तराखंड, कश्मीर और मिथिला। मैं इस सबसे पहले कश्मीर की चर्चा कर दूं कि आज यह मत बहुत अधिक लोग चर्चा में नहीं लाते, क्योंकि कश्मीर की जो राजनीतिक स्थिति का जो प्रभाव हुआ, वहां पे इस प्रकार का एकेडमिक डिस्कोर्स वहां से क्षीण और हीन पड़ता दिखाई देने लगा, इसलिए कश्मीर की चर्चा उतनी नहीं होती। अन्यथा कश्मीर भी एक प्रबल संकेत है कि महाकवि कालिदास कश्मीरी रहे होंगे। हम एक एक करके इन चारों स्थानों की भी चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी मैंने उल्लेख में उज्जैनी की ओर इशारा किया था और उसका पुरजोर मैंने खंडन किया। मैं इस पक्ष का समर्थक नहीं हूं, लेकिन इस पक्ष को समझना जरूरी है। पंडित सूर्य नारायण व्यास उज्जैनी के पक्ष में अपना मत देते हैं। पंडित सूर्य नारायण व्यास वहाँ के बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे। आप अगर जाएं वहाँ पर आज भी उनके नाम की प्रतिष्ठा है, और जब कालिदास जयंती समारोह आदि होते हैं तो पुनः पुनः इनका स्मरण किया जाता है, इनका नाम लिया जाता है।
और उन्होंने जो मेघदूतम है, उस मेघदूतम में जो प्राप्त उज्जैनी नगरी है, उस उज्जैनी नगरी के वर्णन को आधार बना करके यह मत स्थापित किया है कि वे उज्जैनी के थे। मित्रों, 2 पद्य 3 पद्य अत्यंत भावुकता और भावना से उज्जैनी के बारे में लिखे गए, लेकिन इसका यह मत नहीं कि कालिदास ने केवल उस रूप में उज्जैनी का ही वर्णन किया है। जिस प्रकार हस्तिनापुर का वर्णन वो करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में, जिस प्रकार जो मालिनी नदी के तट का वर्णन करते हैं, तब तो हमें वहां का मानना चाहिए। पूरा का पूरा नाटक ही समर्पित है हस्तिनापुर को, जबकि मेघदूतम में केवल 2 या 3 पद्य में उज्जैनी वर्णन है। इसी तरह से जिस प्रकार भगवान राम के शैशव का वर्णन सरयू नदी के आंचल में दिखाया जाता है, वो ऐसे उस शैशव काल के वर्णन को आधार बना ले तो फिर हमें अयोध्या का मानना पड़ेगा महाकवि कालिदास को। हम इस विषय का विश्लेषण अपने इन्हीं तर्कों के साथ आप लोगों के सामने करेंगे और एक नए तर्क के साथ उपस्थित होंगे कि महाकवि कालिदास कहाँ के थे। हमें उसे जानना है, हमें उसे समझना है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।